तूफानी रात में ठंड से ठिठुरते अरबपति की जान बचाने के लिए गरीब बुजुर्ग ने जला दी अपनी ही खटिया। सालों बाद जब वो ही अरबपति उस गरीब की बस्ती उजाड़ने आया तो जो हुआ उसे देख पत्थर दिल भी पिघल गए। दोस्तों, आज की कहानी इस इंसानियत की है जो अमीरी और गरीबी की दीवारों को तोड़कर सीधा दिल पर दस्तक देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो करोड़ों की दौलत धरी की धरी रह जाती है और काम आता है तो बस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए निस्वार्थ प्रेम। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी और तूफानी रात से। नेशनल हाईवे 44 जो आमतौर पर गाड़ियों की रोशनी से जगमगाता रहता था, आज अमावस की काली रात और मूसलाधार बारिश के आगोश में डूबा हुआ था। बिजली की कड़कड़ाहट इतनी तेज थी कि दिल दहल जाए। इसी वीरान और सुनसान हाईवे पर एक बेसकीमती चमचमाती हुई लाल रंग की इंपोर्टेड कार पूरी रफ्तार से दौड़ी चली आ रही थी। कार के अंदर बैठा था 32 साल का नौजवान बिजनेस टाइकून आर्यन मल्होत्रा। आर्यन शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था। घमंड उसके स्वभाव में कूट कूट कर भरा था। उसके लिए वक्त का मतलब पैसा था और जज्बातों का मतलब कमजोरी। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। आज उसे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर पहुंचना था, इसलिए मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का हुक्म दिया था। बारिश अब कहर बनकर बरस रही थी। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक एक तीखे मोड़ पर पहाड़ से फिसली हुई गीली मिट्टी और पत्थरों के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसलती हुई सड़क के किनारे बनी गहरी खाई की तरफ बढ़ी और एक विशाल पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एयर बैग्स खुल गए, लेकिन गाड़ी का इंजन पूरी तरह खत्म हो चुका था। धुआं उठ रहा था। ड्राइवर बेहोश हो चुका था। आर्यन के माथे से खून बह रहा था। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर घना अंधेरा था और हड्डियों को गला देने वाली बर्फीली हवा चल रही थी। आर्यन ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं था। वो चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, लेकिन तूफानी हवाओं ने शोर में उसकी आवाज़ दब गई। उसे समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो ठंड से उसकी जान निकल जाएगी। वो लंगड़ाते हुए हाईवे पर आगे बढ़ा। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। बारिश उसके महंगे सूट को भिगो चुकी थी और उसका शरीर कांपने लगा था। उसने अपनी दौलत, अपनी ताकत सब बेकार लगने लगी थी। मौत उसे अपने करीब महसूस हो रही थी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे धुंध के बीच एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण जागी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी तक की तरफ बढ़ा। वो रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी की थी, जिसके बाहर एक पुराना टीन का बोर्ड लटक रहा था, माधव की चाय। झोपड़ी के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी बंधी थी जो हवा से फड़फड़ा रही थी। आर्यन के कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कोई है? मदद करो, दरवाजा खोलो। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। सामने एक 70 साल का बुजुर्ग खड़ा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, कमर झुकी हुई और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो थे माधव काका। उन्होंने आर्यन की हालत देखी। भींगा हुआ शरीर, खून से लथपथ माथा और नीले पड़ते होंठ। बिना एक पल गंवाए माधव काका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। झोपड़ी के अंदर भी ठंड थी, लेकिन बाहर से कम। माधव काका ने तुरंत आर्यन को एक पुरानी सी कंबल ओढ़ाई और उसे अपने खाट पर बिठाया। उन्होंने आर्यन के माथे से खून पोंछा और एक पुराना कपड़ा बांध दिया। बेटा, तुम कांप रहे हो, रुको, मैं आग जलाता हूँ, माधव काका बोले। लेकिन समस्या ये थी कि भारी बारिश की वजह से झोपड़ी के कोने में रखी सारी लकड़ियां गीली हो चुकी थी। माधव काका ने माचिस जलाई, लेकिन गीली लकड़ियां धुआं छोड़कर बुझ गई। आर्यन की हालत बिगड़ रही थी। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे हाइपोथर्मिया हो रहा था। अगर उसे जल्द गर्मी नहीं मिली तो उसका बचना मुश्किल था। माधव काका के चारों तरफ देखा। उनके पास जलाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी लकड़ी की खाट, चारपाई के, जिस पर वो खुद सोते थे और जो उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। एक पल के लिए काका रुके, उस खाट को देखा और फिर उस अनजान मुसाफिर को देखा जिसकी सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और अपने उस खाट के पाए पर वार कर दिया। खटाक! आर्यन को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। माधव काका ने अपने सोने की जगह अपना एकमात्र फर्नीचर काट डाला और उन सूखी लकड़ियों के बीचों बीच एक अलाव जला दिया। आग जल उठी, गर्मी फैलने लगा। काका ने गर्म चांद बयाने और आर्यन के होंठों से लगाई। पी ले बेटा, जान में जान आएगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको माधव काका की ये दरिया दिली छू गई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां ही हमें इंसान बनाए रखती है। पूरी रात माधव काका ने उस आग को बुझने नहीं दिया। वो खुद ठंडी जमीन पर एक बोरी बिछाकर सिकुड़ कर बैठे रहे, लेकिन आर्यन को आँच देते रहे। सुबह जब तूफान थमा और सूरज की पहली किरण निकली, तब तक आर्यन की हालत में सुधार हो चुका था। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो जमीन पर सो रहा है और पास में एक बुजुर्ग बैठे ऊँघ रहे हैं। कमरे में जली हुई लकड़ियों की राख थी। आर्यन खड़ा हुआ। उसे अपनी कार और ड्राइवर की याद आई। तभी बाहर हाईवे से गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। आर्यन बाहर निकला और उसने एक गुजरती हुई पुलिस जीप को हाथ दिया। पुलिस ने उसे पहचान लिया। अरे आर्यन सर,
आप यहाँ? पूरा शहर आपको ढूंढ रहा है। जाने से पहले आर्यन उस बूढ़े के पास गया, उसने अपना वॉलेट निकाला, उसमें जितने भी 1000-500 के नोट थे सब निकाल कर माधव काका की तरफ बढ़ा दिए। बाबा, आपने रात भर मेरी सेवा की, ये लो और मजे करना। आर्यन के लहजे में वही पुराना अहंकार लौट आया था। माधव काका ने नोटों की गड्डी देखी और मुस्कुरा दिया। उन्होंने पैसे वापस आर्यन की हथेली पर रख दिए। बेटा, मैंने सौदा नहीं, मदद की थी। और रही बात मजे की, तो मुझे सबसे बड़ा मजा तब आया जब तुम्हारी सांसें वापस लौटी। ये कागज के टुकड़े मेरी उस खुशी की कीमत नहीं लगा सकते। आर्यन की ये बात चुभी, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया। उसने सोचा पागल बूढ़ा है, पैसे छोड़ रहा है। वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। वही ऐशो आराम, वही बिजनेस, वही अहंकार। उसने कभी पलट कर नहीं देखा कि उस रात उस बूढ़े ने अपनी खाट जलाकर खुद ज़मीन पर रात गुजारी थी। उक्त वक्त गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 10 साल। आर्यन अब और भी बड़ा आदमी बन चुका था। उसकी कंपनी को सरकार से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। उसी हाईवे को 6 लेन 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोजेक्ट। नक्शा पास हो गया था, लेकिन एक दिक्कत थी। हाईवे के रास्ते में एक छोटी सी अवैध बस्ती आ रही थी, जिसे हटाना जरूरी था। और उस बस्ती के ठीक मुहाने पर वह पुरानी चाय की दुकान थी। आर्यन ने अपने मैनेजर्स को आदेश दिया, मुझे वो ज़मीन कल तक खाली चाहिए। अगर वो लोग प्यार से न माने तो पुलिस ले जाओ, बुलडोजर ले जाओ, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह आर्यन खुद अपनी काली मर्सिडीज में बैठकर साइड पर पहुंचा। वहाँ हंगामा मचा हुआ था। बुलडोजर खड़े थे, गरीब लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन सबसे आगे एक बहुत ही कमजोर लाठी के सहारे खड़ा 80 साल का बुजुर्ग बुलडोजर के सामने सीना ताने खड़ा था। मैनेजर चिल्ला रहा था, ए बुड्ढे हट जाओ वरना कुचल दिया जाएगा, सरकार का ऑर्डर है। बुजुर्ग की आवाज़ कांप रही थी लेकिन बुलंद थी। ये ज़मीन मेरी माँ है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरी आखिरी सांस भी यहीं निकलेगी। आर्यन ने काला चश्मा उतारा और गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरा। कौन है ये जो मेरे काम में अड़ंगा डाल रहा है? वो भीड़ को चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही वो उस बुजुर्ग के करीब पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। वो चेहरा, वो आंखें, हालांकि अब उन पर मोतियाबिंद का असर था और झुर्रियां बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन आर्यन उसे पहचान गया। ये वही माधव काका थे। माधव काका ने आर्यन को नहीं पहचाना, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी अब बहुत कम हो चुकी थी। वो बस हाथ जोड़कर बोले, साहब आप तो बड़े मालिक लगते हैं, इस झोपड़ी को मत तोड़े, हम मुसाफिरों को पानी मिलता है, ठंड में आसरा मिलता है। आर्यन की नज़र झोपड़ी के अंदर गई। दरवाज़ा टूटा हुआ था और कोने में आज भी कोई खाट नहीं थी। वहाँ सिर्फ कुछ पत्थर रखे थे, जिन पर एक पुरानी दरी बिछी हुई थी। 10 साल पहले जिस रात उसने उस बुजुर्ग की खाट जलते हुए देखी थी, वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे याद आया कि कैसे इस आदमी ने अपनी एकमात्र संपत्ति, अपनी सोने की जगह जला दी थी, सिर्फ एक अनजान को बचाने के लिए, और बदले में पैसे लेने से भी मना कर दिया था। आर्यन का गला सूखने लगा। उसका अहंकार, जो कंक्रीट की दीवारों से भी ज़्यादा मजबूत था, आज एक ही पल में रेत की तरह ढलने लगा। वो वहीं सबके सामने कीचड़ से सनी जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। मैनेजर और पुलिस वाले हैरान रह गए। सर क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आर्यन ने किसी की नहीं सुनी। उसने कांपते हाथों में माधव काका के पैर पकड़ लिए और अपना माथा उनके चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहचानो बाबा, मैं वही मुसाफिर हूँ, 10 साल पहले तूफानी रात। आर्यन का गला भर आया। माधव काका ने झुककर अपनी धुंधली आंखों से उसे गौर से देखने की कोशिश की। उन्होंने अपने कांपते हाथ आर्यन के सर पर फेरे। अरे तू तू तो वही है ना जिसे ठंड लग रही थी? तू जिंदा है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। माधव काका को ये याद नहीं था कि ये वही अमीर है जिसने पैसे फेंक कर अपमान किया था, या ये वही है जो आज घर तोड़ने आया है। उन्हें बस ये याद था कि एक जान जिसे उन्होंने बचाया था वो आज सलामत है। उनकी खुशी देखकर आर्यन का दिल अंदर तक रो पड़ा। आर्यन खड़ा हुआ। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा, जो अभी भी बुलडोजर चलाने का इशारा कर रहा था। आर्यन जोर से दहाड़ा, बंद करो ये सब, पीछे हटाओ इन मशीनों को अभी के अभी। सब सन्न रह गए। आर्यन ने माइक हाथ में लिया और वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों के सामने ऐलान किया, सुनो सब लोग, ये प्रोजेक्ट बनेगा, हाईवे भी बनेगा, लेकिन नक्शा बदल जाएगा। ये हाईवे यहाँ से नहीं, इस बस्ती के पीछे से घूमकर जाएगा। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन किसी का घर नहीं टूटेगा। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस आर्यन मल्होत्रा के नाम से लोग कांपते थे, वो आज एक फकीर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। आर्यन ने माधव काका का हाथ अपने हाथों में लिया। बाबा, उस रात आपने अपनी खाट जलाकर मुझे गर्मी दी थी, मैंने आपको पैसे देने की कोशिश की, ये मेरी औकात थी, आपने पैसे ठुकरा दिए, वो आपकी औकात थी। आज मैं वो कर्जा तो नहीं उतार सकता, लेकिन एक बेटा होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप जानना चाहेंगे फिर क्या हुआ? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब जो हुआ वो मिसाल बन गया। अगले कुछ महीनों में उस जगह की तस्वीर बदल गई। हाईवे को थोड़ा घुमा दिया गया, कर्व दिया गया, और जिस जगह माधव काका की टूटी हुई झोपड़ी थी, वहाँ आर्यन ने अपने निजी खर्चे से एक पक्का सुंदर विश्राम गृह रेस्ट हाउस बनवाया। उसका नाम रखा गया माधव सेवा कुटीर। उस विश्राम गृह में 24 घंटे मुफ्त चाय, खाना और दवाइयों का इंतजाम किया गया। और सबसे बड़ी बात, उसके उद्घाटन के लिए कोई मंत्री नहीं आया, फीता खुद माधव काका ने काटा। आर्यन ने माधव काका को अपने साथ शहर के बड़े बंगले में ले जाने की बहुत जिद की, लेकिन काका नहीं माने। उन्होंने कहा, बेटा मेरी सुकून की नींद इसी सड़क किनारे है, जहाँ मैं किसी प्यासे को पानी और थके हुए को छांव दे सकूँ। इसलिए आर्यन ने उनके रहने के लिए उसी विश्राम गृह में एक आरामदायक कमरा बनवाया, जहाँ हर सुख सुविधा थी। लेकिन आर्यन अक्सर अपनी मर्सिडीज छोड़कर वहाँ आता और उसी पुरानी जगह पर माधव काका के पैरों के पास जमीन पर बैठकर चाय पीता। लोग कहते हैं कि अरबपति आर्यन को जो शांति अपने वातानुकूलित एसी ऑफिस में नहीं मिली, वो उस चाय की टपरी पर मिली। उस दिन आर्यन ने दुनिया को सिखा दिया कि बड़ा आदमी वो नहीं जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, बल्कि बड़ा आदमी वो है जो अपने पैसे का इस्तेमाल आंसुओं को पोंछने के लिए करता है। माधव काका ने अपना फर्नीचर जलाया था, लेकिन उस आग ने आर्यन के अंदर के अहंकार को जलाकर खाक कर दिया था और उसे एक इंसान बना दिया था।
निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत का कर्ज कभी पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। मुसीबत में जो काम आए वही असली फरिश्ता है। याद रखिए, वक्त कभी भी बदल सकता है। आप आज बुलडोजर पर सवार हो सकते हैं, लेकिन कल आप उसी बुलडोजर के नीचे भी हो सकते हैं। इसलिए पद और पैसे का गुमान कभी मत करना। अब आप बताइए, अगर आप आर्यन की जगह होते और आपके सामने वही इंसान खड़ा होता जिसने आपकी जान बचाई, लेकिन आज वो आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो आप क्या करते? क्या आप भी हाईवे का नक्शा बदलते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, शायद किसी और का पत्थर दिल भी पिघल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।